अगर मैं वापस पलट के देखूं तो मेरा रिश्ता मिर्ज़ा गालिब के साथ एक डर का रिश्ता था। ये वही डर था जो एक नाकाबिल शागिर्द को एक बहुत ही काबिल उस्ताद से होता है। शागिर्द उस्ताद को बहुत पसंद करता है, बहुत ही उनके साथ उठना बैठना चाहता है, उनको समझना चाहता है, उनसे सीखना चाहता है, पर डरता है। डरता है अपनी जाहिलियत से कि उस्ताद के साथ बैठूं, कहीं उनसे बात करते समय कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे उस्ताद नाराज़ हो जाए। और यही वजह थी कि मिर्ज़ा साहब को देखा तो था, बट वही गुलजार साहब और जगजीत सिंह साहब की खिड़की से, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, या ये कहिए कि उनके पीछे से छुप के देखता था। बहुत चीज़ें नहीं समझ में आती थी, लेकिन जो समझ में आता था उससे भी ये लगता था कि ये तो ठीक है कि हर कोई सोचता उन्होंने ऐसा कैसे लिखा, बट बहुत समय उस टाइम पे बहुत वक्त ये भी सोचता था कि वो ऐसा कैसे सोचते थे। फिर उनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं बोल सकते, बायोग्राफी पढ़ी जो कि गुलजार साहब ने लिखी थी, और साथ ही उनके जो कुछ खत, उनको भी गुलजार साहब ने अपने एक हमारे टाइम में तो ऑडियो कैसेट्स आते थे, उनमें सुनी थी। उनको सुनने के बाद तो और भी ज़्यादा आश्चर्य होता था, और भी ज़्यादा लगता था कि इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या नहीं सहा है, क्या क्या नहीं देखा है। उन्होंने उन सब चीज़ों को करके तो लिखा ही है, लेकिन उनकी बायोग्राफी, उनकी जीवनी को पढ़ने के बाद ये भी लगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने कभी देखी नहीं, कभी शायद अपनी ज़िंदगी में नहीं की, लेकिन उन्होंने उसके बारे में भी लिखा। फिर धीमे धीमे एक ऐसी उम्र आई जहाँ पे अपनी जाहिलियत, अपनी कमज़ोरी को छुपाने से ज़्यादा समझना अच्छा लगने लगा, जिससे अपने अंदर का डर ख़त्म हो गया। जब वो डर ख़त्म हुआ तो मैंने अपनी बुक शेल्फ में, अपनी लाइब्रेरी में देखा, जहाँ पे मिर्ज़ा गालिब का दीवान रखा हुआ था। वो एक ऐसे ही रखा था जैसे कि हमारे मंदिर में शिव जी की मूर्ति रखी जाती है। इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के उस दीवान को उठाया, पढ़ना शुरू किया, समझने के लिए बहुत सी जगहों से सहारा लिया। उर्दू के बहुत लफ्ज़ जो मुझे नहीं समझ में आते थे, उनके बारे में भी सीखा, समझा। जब ये सब कोशिश कर रहा था तो लगा कि जैसे मिर्ज़ा साहब आके बगल में बैठ गए, और बहुत सी चीज़ें तो लगता था जैसे वो खुद समझा रहे हों। कभी कभी जब कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो सर के ऊपर एक चपत का भी एहसास होता था, पर उसमें भी अपनापन था। मुझे हैरान कर दिया मिर्ज़ा साहब की सोच ने, जो कि सवाल पूछने से नहीं डरती थी, जो कि अपनी हैसियत और अपनी जहानत को समझ कर भी अपना मजाक उड़ाने में नहीं डरती थी। उसके बाद तो लगा जैसे मिर्ज़ा साहब से दोस्ती हो गई, और हमारा साथ, उनका साथ बहुत अच्छा लगने लगा। हर वक्त लगता था कि उनके साथ थोड़ा और समय बिताऊं, थोड़ा और वक्त बताऊं, और ऐसा करते करते धीरे धीरे उनकी हर गज़ल के साथ ऐसा लगा कि शायद उनकी ज़िंदगी के किसी एक हिस्से से मेरी पहचान हो रही है। ऐसा भी लगा कि शायद मैं खुद उस दौर में पहुंच गया हूं जहां पे मिर्ज़ा साहब को अपनी आंखों से देख सकता हूं, उनको सोच सकता हूं, उनको समझ सकता हूं, बट एक मजबूरी सी लगती थी कि शायद उनकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़िंदगी में बहुत ही ख़राब वक्त भी देखे हैं। आपको शायद नहीं मालूम है, लेकिन कुछ समय, कुछ वक्त वो जेल में या हवालात में भी रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बाहर आकर अपने ऊपर तरस नहीं खाया। उन्होंने अपने उस वक्त का भी मजाक उड़ाया, उस वक्त का पर भी मजाक बनाया। उनसे जब किसी ने पूछा कि आपका हवालात में आपको कैसा लगा, तो बोला कि मेरे को तो बहुत ही सख्त सज़ा मिली थी। और उन्होंने बोला नहीं, आपको सख्त सज़ा कैसे हो सकती है, क्योंकि आप तो एक बहुत अच्छे उर्दू के शायर हैं। तो कहेंगे इसीलिए सज़ा बहुत सख्त थी क्योंकि जो दरबान था उसको लगता था कि उसको उर्दू बहुत अच्छी आती है, और
रोज़ मुझे कुछ ना कोई शेर सुनाता था, और हर एक शेर एक चाबुक से भी ज़्यादा खतरनाक होता था। तो ये इस तरह की शख्सियत थी। जब बाहर आके उनको उनके दोस्तों ने अपने घर पे बुलाया, तो उनसे पूछा कि जेल में, और उनके सामने आम वगैरह रखे गए जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि जेल में कोई डर नहीं लगता था क्या आपको, कोई खौफ नहीं था आपको क्या? उन्होंने बोला खौफ या डर सिर्फ एक ही था कि कहीं आमों का मौसम निकल ना जाए और मैं रिहा ना हो पाऊँ। तो कम से कम चलिए उससे बच गए, तो अब वो भी डर ख़त्म हो गया। मुझे ये लगता है कि मिर्ज़ा साहब की दोस्ती आगे आने वाली नस्लों से भी होनी चाहिए। उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में एक मिर्ज़ा गालिब जैसी भी शख्सियत, जिनको मैं किसी भी मामले में हिंदुस्तान के किसी भी बड़े आदमी महापुरुष से कम नहीं मानता हूँ, चाहे वो साहित्य के हों, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हों, चाहे कोई भी हो, उनकी शख्सियत अपनी एक अलग जगह पे थी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उनका तारुख कैसे भी करके एक नई जनरेशन के साथ में होना चाहिए। कैसे करूँगा, क्या होगा कि नहीं होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि वो हो। अब मैं थोड़ा सा मिर्ज़ा गालिब साहब के बारे में एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं वो तो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कुछ शेर मैं आपको बोलूँगा जो मिर्ज़ा साहब ने अपने बारे में लिखे थे, अपने बारे में बोले थे। उससे आपको पता चलेगा कि वो किस तरह की सोच के लोग थे, उनको अपने बारे में क्या था, उनको अपने बारे में क्या लगता था। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। सुखनवर का मतलब लिखने वाले, गज़ल लिखने वाले, साहित्यकार या गज़लकार। तो अब इसको एक बार फिर सुनिएगा। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। वाह! लोगों को भी पहचान के कि हाँ ठीक है, वो लोग भी अच्छा लिखते हैं, लेकिन वो गालिब के आसपास नहीं है। फिर क्या कहते हैं, ऐसा भी कोई है कि गालिब को न जाने, ऐसा भी कोई है जो गालिब को न जाने, शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। तो उनको अपनी बदनामी का भी एहसास था। क्यों एहसास था, क्या चीज़ें थी, शायद इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमको बहुत डीप में उनकी ज़िंदगी को समझना पड़ेगा। वो करेंगे, फिर कभी करेंगे। आज तो कुछ और बताता हूँ उनके बारे में जो उनकी खुद की अपने बारे में सोचते हैं। गालिब बुरा न मान जो वाइज़ बुरा कहे। वाइज़ का मतलब होता है कि एक बहुत ही बुद्धिमान शख्स, जिसको जो बहुत समझदार जिसको बोलते हैं, जिनकी ओपिनियन आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उस टाइम पे भी शायद थी। तो उन्होंने कहा है कि गालिब बुरा न मान जो वाइज़ बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये चीज़ जिस आदमी को समझ में आ जाती है, वो फिर ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहता है दुनिया, वो ज़्यादा सब चीज़ों की परवाह नहीं करता है कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। फिर वो कहते हैं, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। क्या बात है, क्या बात है। अब एक आखिरी शेर जो उन्होंने अपने बारे में कहा है, उन्होंने उसमें एक दूसरे बड़े शायर मीर को भी अपने बराबर का दर्जा दिया है। ये कहते हैं कि मीर की एक गज़ल थी, जिसमें उन्होंने शायद गज़ल इस तरह से थी कि पूरी गज़ल तो मेरे को नहीं याद है, उसका एक शेर ऐसा था कि घबरा के कहते हैं कि मर ही जाएंगे, मर के भी चैन ना मिला तो किधर जाएंगे। इस गज़ल को पढ़ने के बाद में उन्होंने बोला था कि ये एक गज़ल अगर मीर साहब मेरे को दे दें तो मैं उनको अपना पूरा दीवान दे सकता हूँ। तो वो शख्स जिसको अपने बारे में सारी चीज़ें मालूम थी, उसने एक आध लोग ऐसे थे जिनके बारे में तारीफ़ की, जिनके बारे में अच्छा कहा। मीर साहब उसमें से थे। रेखते का मतलब होता है उर्दू।
तो उन्होंने कहा, रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। उर्दू के मतलब, रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में भी कोई मीर भी था। रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो ये उस मिर्ज़ा गालिब साहब की शख्सियत थी जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत कहा है। कोशिश करूँगा कि आगे भी कुछ और चीज़ें उनके बारे में निकालूँ, उनकी कुछ गज़लें, उनकी कुछ शेर जो बहुत ही अच्छे लगे मुझे, या ये कह सकता हूँ जो मुझे समझ में आए अच्छे से, जो मुझे लगा दूसरों को भी समझाए जा सकते हैं, उनको मैंने चुना है और उनको भी मैं इसी यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप सबके पास तक पहुँचाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।